कहानी की शुरुआत में हीरो हीरोइन से कह रहा था कि अगर मुझे पता होता कि तुम ही मेरी मेडिसिन हो तो जब हम पहली बार मिले थे तभी से मैं तुम्हारे साथ थोड़ा जेंटली बिहेव करता। वो दोनों एक्चुअल में फ़िलहाल रिलेशनशिप में नहीं थे, लेकिन लियांग की सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जीजी के पास था। स्टोरी यहाँ तक कैसे पहुँची जानने के लिए चलिए कहानी में कुछ टाइम पहले चलते हैं, जहाँ पर कि एक पार्टी में एंट्री दिखाते हैं लियांग की। लियांग इस कहानी का हीरो है और वह एक बहुत ही फेमस लॉयर है। अब तक वो सिंगल है और मोस्टली पार्टीज़ में जाया नहीं करता है। इस पार्टी में वो अपने दोस्त के ज़िद करने की वजह से आया था। पार्टी में वहाँ पर आता है तो उसके दोस्त लोग उसे कहने लगते हैं कि फाइनली तुम यहाँ पर आए हो तो यहाँ पर अब थोड़ा सा सोशलाइज वगैरह हो लो, क्योंकि अकेले कंपनी नहीं चलती है। लेकिन यहाँ पर लियांग को इस सोशलाइजेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बस वो अपने दोस्त की ज़िद करने पर ही यहाँ पर कुछ देर के लिए रुकने का डिसाइड करता है। उसका दोस्त खुश था कि चलो लियांग कम से कम उसकी कुछ बात तो सुन रहा है। दूसरी तरफ हम लोग यान को देखते हैं। वो इस कहानी का सेकंड मेल लीड है। वो लियांग की कंपनी में इंटर्नशिप ज्वाइन किया हुआ था और यहाँ पर वो कुछ कंपनी के लोगों से मिल रहा होता है जो कि उससे एक केस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो वो उसे जवाब नहीं दे पाता है। तभी वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड जीजी आती है और वो उसके बदले उसे आंसर दे देती है। तो सारे बॉस उससे काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं और पूछने लगते हैं कि क्या तुम भी इस कंपनी में काम करती हो। जीजी कहते हैं नहीं नहीं, मैं तो अभी ग्रेजुएशन ही कर रही हूँ, हालांकि मैंने सोचा है इस फील्ड में काम करने का, लेकिन अभी मैं काम नहीं कर रही। तो वो लोग इम्प्रेस होकर के जीजी को अपना बिजनेस कार्ड दे देते हैं और बोलते हैं कि ये तो सही है, फिर ये हमारा बिजनेस कार्ड रखो और तुम हमारी कंपनी ज्वाइन कर सकती हो जब तुम्हारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सुनते ही यहाँ पर जीजी काफ़ी खुश हो जाती है कि लोग चलो अच्छा है अभी से ही उसके टैलेंट को पहचान नहीं रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी हमेशा जो आपके सबसे करीबी होते हैं वही आपके सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। तो कुछ यहाँ पर यही होने वाला था, क्योंकि जैसे ही वो बॉस लोग जीजी को वो कार्ड दे करके वहाँ से खिसकते हैं, जेलस होकर के जो उसका बॉयफ्रेंड था यान, वो जीजी से उसका ये कार्ड ले लेता है और कहता है कि दो तुम पार्टी में ड्रेस पहनी हो, पैकेट नहीं है, कहाँ ही रखोगी, मैं इस कार्ड को रख लेता हूँ और तुम सैंडल पहन पहन करके टायर्ड हो गई होगी तो कोई कमरा दे करके थोड़ी देर रेस्ट कर लो। जीजी को यान पर भरोसा था, पिछले कुछ सालों से दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर वो कार्ड दे करके रेस्ट करने के लिए चली जाती है। उसके जाते ही यान जेलस होकर के वो बिजनेस कार्ड फाड़ देता है, ये सोचते हुए कि लड़कियों को लड़कों से ज़्यादा जल्दी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि जीजी उससे कहीं ज़्यादा टैलेंटेड है, इसी वजह से उसे इतने ऑफर्स मिल रहे थे। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि लियांग उस पार्टी में ड्रिंक कर करके टायर्ड हो चुका था। वो मोस्टली ड्रिंक नहीं करता था, नहीं तो उसके बचपन की जो बैड मेमोरी थी वो हमेशा ही उसके माइंड में सामने आने लगती थी और आज भी वही हो रहा होता है, किस तरीके से उसकी मॉम ने खुद को हर्ट किया था। थोड़ा बहुत पार्टी अटेंड करने के बाद वो खुद को काम डाउन करते हुए कमरे में जाने लगता है अपने दोस्त को बोल करके कि वो टायर्ड है, क्योंकि उसे शीशा टूटने की आवाज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, उसका ट्रॉमा बाहर आने लगता है। इस वजह से वो एक साइकियाट्रिस्ट से भी मिल रहा था। वो एक कमरे में खुद को लॉक करता है। दूसरी तरफ जीजी भी एक रूम ढूंढते हुए आ रही थी। जैसे वहाँ से क्रॉस करती है तो उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो उसे देखने के लिए जाती है तो देखती है कि एक लड़का वहाँ पर ऐसे घबरा करके बैठा हुआ है। उसे पता नहीं था कि एक्चुअल में ये इसके बॉयफ्रेंड का बॉस है या फिर वो कितना रिचेस्ट इंसान है। वो तो बस लियांग को ऐसे परेशान देखती है और उसका हेल्प करने के लिए चली जाती है। लियांग यहाँ पर बहुत ही परेशान हो रहा था। जीजी उसे काम डाउन करती है ताकि उसके इमोशंस ऐसे कंट्रोल हो सके। जीजी उसे खुद को देख करके शांत होने के लिए बोलती है और ये आइडिया एक्चुअल में लियांग पर वर्क कर जाता है। उसे अच्छा फील होने लगता है। जब उसे होश आता है तो वो जीजी से पूछने लगता है कि वो कौन है। जीजी कहती है कि एक्चुअल में मैं यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ पार्टी में आई हूँ जो कि इस कंपनी में इंटर्नशिप के तौर पर काम कर रहा है। डोंट वरी, मैं तुम्हारी ये बात किसी को बताने नहीं वाली। वो जीजी से अपना नंबर ले लेता है, यानी कि जीजी का नंबर वो अपने फ़ोन में ले लेता है और उसे किस करते हुए एक पिक्चर क्लिक करता है और बोलता है कि अगर तुमने मेरी ये बात किसी को बताई तो ये फ़ोटो मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को भेज दूंगा, तो सोचना फिर वो तुम्हारे साथ क्या करने वाला है। वो कहता है मुझे किसी की इस थैंक्स और सॉरी पर भरोसा नहीं है। लियांग के मॉम के गुजरने के बाद लियांग का दिल टूट चुका था और वो किसी पर ट्रस्ट नहीं करता था। जीजी गुस्से में आकर के उसे थप्पड़ मारती है और अपना फ़ोन लेकर के वहाँ से चली जाती है। उसे नहीं पता था कि एक्चुअल में वो जिस बंदे से मिली है वो कौन है।
डरी सहमी सी थोड़ी देर बाद वो वहाँ बाहर जाती है तो यान अकेले ही पार्टी में था। तभी वहाँ पर लियांग भी आता है। उसका नज़र यहाँ पर जिजी पर पड़ता है। वो देखता है कि एक लड़के के साथ है तो वो चले जाता है वहाँ पर उससे बात करने के लिए। यान जब खुद को इंट्रोड्यूस कराता है तो फिर लियांग समझ जाता है कि जिजी ने उससे जो भी बोला था वो झूठ नहीं बोला था। फिर वो थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद और लोगों से मिलने के लिए चले जाता है। नेक्स्ट डे जिजी अपना ट्यूशन का जॉब ढूंढ रही होती है। वह कंपनी में कुछ लोगों से मिलने के लिए जाती है। तभी वहाँ से जब वो निकल रही थी तो वो लियांग को अपने डैड से लड़ते हुए सुन लेती है। अपने मॉम के मौत का जिम्मेदार लियांग अपने डैड को ही ठहराता था। उसके डैड उसे कहते हैं कि तुम बेवजह ही मुझ पर ऐसे ब्लेम कर रहे हो। जीजी गलती से उन लोगों की बातों को सुन लेती है। इतना तो समझ जाती है कि लियांग और उसके डैड के बीच के रिलेशनशिप ठीक नहीं है। जैसे ही वहाँ से निकलने सोची थी एक्शन में उसका फ़ोन बज जाता है और लियांग को पता चल जाता है कि जीजी उसकी बातों को सुन ली है। अब वो वहाँ पर उससे बात करने के लिए आने लगता है। जीजी कहती है कि आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी पर्सनल बातों को सुनना नहीं चाहती थी, मैं बस यहाँ से गुजर रही थी। लियांग उसे कहता है तुम्हें नहीं लगता कि कोइंसिडेंस कुछ ज़्यादा ही हो रहा है? जब से हम मिले हैं तुम बार बार मेरे आसपास ही आ जा रही हो। कहीं तुम जानबूझ करके तुम मुझे परसू करने के लिए ऐसा नहीं कर रही ना? जीजी उसे कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम्हें पता है कि ऊपर से मेरा बॉयफ्रेंड है। लियांग कहते तो इस बात से क्या ही फ़र्क पड़ता है, मैं इतना अमीर हूँ, हैंडसम हूँ। जीजी गुस्सा होकर के वहाँ से उसके बकवास से पीछा छुड़ा करके चली जाती है और उसका ये छोटू सा बनी वहीं गिर जाता है जिसे कि लियांग उठा लेता है। सीन कट होता है। दूसरे सीन में हम लोग देखते हैं कि उसी कंपनी में एक जान पहचान वाला मैनेजर का लड़का जॉब ज्वाइन किया हुआ था। यान जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, जिस केस पर वो उसे मिलने वाला था, वो आदमी उस न्यू लड़के के कहने पर उसे वो जॉब दे देता है। यान कहता है लेकिन पिछले 2 महीने से मैं इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। उसका बॉस उसे कहता है वो कमौन, ऐसे प्रोजेक्ट बहुत सारे आते जाते रहेंगे, तुम इसे दे दो। अब यहाँ पर ये तो साफ़ चीज़ें यान को दिख रही थी कि इस तरीके से यहाँ कनेक्शन और रिलेशन होने से ऐरे गहरे लोगों को भी इतने सारे प्रोजेक्ट मिलते जा रहे हैं, उसे नहीं मिल रहे हैं। उसे इस वजह से बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आने लगता है। वो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता था, ये बात वो जानता था, और प्राइवेट कंपनी में जॉब करना तो कनेक्शन से ही आपको आगे जल्दी जल्दी प्रमोशन मिलने के चांसेज हो सकते हैं। वो जैसे ही कंपनी से बाहर जाता है तो वहाँ एनी नाम की एक गर्ल को देखता है जो कि कंपनी में यहाँ पर केस के लिए आई हुई थी। लियांग उसका केस नहीं ले रहा था क्योंकि उसके पास ऑलरेडी बहुत केसेस थे। तो यहाँ पर यान को एक अच्छा ऑफ़र दिखता है। वो एनी से बात करने के लिए जाता है कि वो उस कंपनी में इंटर्न है और अगर वो चाहे तो वो उसका केस लड़ सकता है। अब एनी यहाँ पर यान में इंटरेस्ट ले रही थी, दैट्स वाई उसे वो केस देने का वो डिसाइड करती है। और यान बहुत ही बदमाश था, बहुत ही सेल्फिश था। अपने ऑफिस से लियांग इन चीज़ों पे नज़र रख रहा होता है और वो समझ जाता है कि यान अब जीजी को धोखा देने वाला है रिलेशनशिप में। फिर वो सोचता है कि मैं जीजी के बारे में क्यों ही सोच रहा हूँ, हमारा तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, शायद मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ, अब चाहे उसके साथ जो हो मुझे उससे क्या। वो अपने फ्रेंड से कुछ केसेस के बारे में बात करता है और यान पर तरस खा के वो एनी वाला जो केस था वो उसे लड़ने के लिए दे देता है, ये सोचते हुए कि यान की गलती वो जीजी को दिखाएगा क्योंकि अब लियांग की कमजोरी जीजी ने देख ली थी। इसी वजह से लेट नाइट तक सब काम करते रहते हैं। सबके जाने के बाद काफ़ी देर बाद लियांग अपने ऑफिस से निकल रहा था। जीजी भी उसी ऑफिस के नीचे वाले फ्लोर पर काम करके लौट रही होती है। उसे एक नया ट्यूटर का जॉब मिला था और वो बहुत खुश थी, लेकिन जैसे ही वो लौट रही होती है तो वहाँ पर देखती है कि लियांग काफ़ी टायर्ड कंडीशन में इस तरीके से आया हुआ है और वो उसे जीजी को अपने घर लेकर के चलने के लिए कहता है। अब जीजी शुरू में उसे छोड़ देती है कि वो इतना बड़ा लॉयर है, कोई भी उसे देखेगा तो उसे घर पहुंचा देगा, बट फिर इंसानियत के नाते वो वापस लौटने का सोचती है कि वो अकेला वहाँ पर परेशान हो रहा होगा। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसे तेज़ बुखार था। वो वापस लौटते हुए लियांग को जैसे तैसे करके उसके घर तक लेकर के जाती है। उसे दवा वगैरह देती है ताकि उसका फीवर डाउन हो सके। वो सोचती कि इतना फेमस है फिर वो इतना अकेला क्यों है। लियांग को अपनी मॉम के सपने आ रहे होते हैं और वो जीजी को उसे छोड़ करके नहीं जाने के लिए कहता है। जीजी को लगता है कि शायद लियांग के लाइफ के जो एक्सपीरियंस थे वो भी उसी की तरह थे, जिस तरीके से बचपन में जीजी की मॉम अपने सपने पूरा करने के लिए उसके डैड के मरने के बाद उसे ग्रैंड मदर के पास छोड़ करके चली गई थी। वो लियांग से कनेक्शन फील कर पा रही थी, दैट्स वाई यहाँ पर ख्याल रखती है। काफ़ी घंटों बाद जब लियांग की आँख खुलती है तो देखता है कि जीजी अब भी उसका केयर कर रही है। वो जीजी से पूछने लगता है कि वो यहाँ क्या कर रही है।
जीजू उसे कहती है कि जब वो अपना ट्यूशन पढ़ा करके लौट रही थी तब इस तरीके से यहाँ पर वो लियांग से टकराई थी। उसे फीवर था तो उससे घर लेकर के आई, लेकिन लियांग को जीजी पर ट्रस्ट नहीं होता है और वो कह रहा होता है कि ज़रूर तुम्हें किसी ने भेजा है मेरे बारे में पता लगाने के लिए, मुझ पर नज़र रखने के लिए। लियांग के जो पास्ट के एक्सपीरियंस थे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। उसकी मॉम ने मरने से पहले उससे कहा था कि वो इमोशनली कभी किसी पर ट्रस्ट नहीं करेगा, सारे धोखेबाज होते हैं। उसके बाद से लियांग कभी किसी पर भरोसा ही नहीं कर पाया और आज जीजी का काइंडनेस भी उसे यही लग रहा होता कि वो अपने फ़ायदे से यहाँ आई होगी। जीजी गुस्से में आकर उससे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि आई होप कि हम दोबारा कभी ना मिलें। मुझे लगा कि तुम भी मेरी तरह हो, बचपन से कभी तुम्हें प्यार नहीं मिला, लेकिन तुम तो कुछ ज़्यादा ही अकड़ू हो। वो गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है और लियांग को अपने बिहेवियर पर रिग्रेट होने लगता है कि शायद उसे जीजी के साथ ऐसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए था। वो इंसान तो जेन्युइनली उसका हेल्प करना चाह रही थी और उसने उसके साथ इतना बुरा बिहेवियर किया। अगले दिन से यान और एनी के रिलेशनशिप को ज़्यादा ही क्लोज होते जा रहे थे। एनी जानती थी कि यान एक गरीब लड़का है तो वो उसके साथ टाइम पास कर रही थी और उसे इम्प्रेस करने के लिए, पटा के रखने के लिए उसे इतना महंगा वॉच वो उसे गिफ्ट कर देती है। कहती है महंगा वॉच पहन करके तुम केस लड़ने जाओगे तो जीतना आसान होगा। तभी वहाँ पे यान को जीजी का कॉल आता है और वो बहाना कर देते हैं कि वो क्लाइंट के साथ है, वो बाद में बात करेगा। एनी तो समझ ही रही थी कि यान की एक्चुअल में गर्लफ्रेंड है, तब भी वो उसके साथ टाइम पास कर रही थी। वो उसे शॉपिंग वगैरह करने के लिए लेके जाती है। अगले दिन यान के वॉच का ऑफिस में सारे बड़ाई कर रहे थे क्योंकि वो वॉच बहुत ही महंगा था। यान झूठ बोल देता है कि उसके फैमिली में किसी ने उसे वो वॉच गिफ्ट किया है। इनफैक्ट लियांग भी जानबूझ करके यान के इस वॉच को लेकर के उसे कमेंट करता है कि वो बहुत ही अच्छा है। समझ जाता है कि यान अब उसे धोखा दे रहा है। दूसरी तरफ जीजी अपने दोस्त की ड्रेस शॉप पर थी जो कि एक फैशन डिज़ाइनर थी। उसने जीजी के लिए एक ड्रेस डिज़ाइन किया था, वो उसे पहना के चेक करती है तो वो उसमें काफ़ी प्रिटी लग रही होती है। वो उसके फ्रेंड को सजेस्ट करती है कि एक काम करो, तुम ना यान को वीडियो कॉल पर ये ड्रेस दिखाओ, ये काफ़ी प्रिटी है। लेकिन जीजी कहती है कि नहीं, वो आजकल को ज़्यादा ही बिजी रह रहा है, उसे क्या डिस्टर्ब करूँ मैं। उसके फ्रेंड उसे सजेस्ट करती है कि रिलेशनशिप में हैप्पीनेस मेंटेन रखने के लिए ये करना पड़ता है, वरना रिलेशन बोरिंग हो जाएगा। तो कुछ सोचते हुए जीजी यहाँ पर यान को कॉल लगाती है। वो थोड़ी सी नर्वस थी तो वो आँख बंद करके ही उसे ये पूरा ड्रेस ऐसे गोल गोल घूम करके दिखा रही थी। लेकिन जब उसका ध्यान जाता है साउंड पर तो एक्शन में उसने यान की जगह लियांग को कॉल लगा दिया था। अब वो थोड़ा सा एम्बैरस हो जाती है और सोचती है कि वो ऐसी गलती कैसे कर सकती है। उसकी फ्रेंड पूछती है क्या हुआ, काम हुआ है नहीं, तो जीजी बताती है यार मैंने गलती से लियांग को कॉल लगा दिया। उसकी फ्रेंड पूछने लगती है कि तुम उससे कनेक्टेड कैसे हो, तो जीजी उसे सब बता देती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि लियांग यान और जीजी से लिफ्ट में मिलता है। वो दोनों काफ़ी क्लोज थे और लियांग सोच रहा था कि अगर उसकी गर्लफ्रेंड को ये बात पता चलेगा तो आगे क्या होने वाला है उसका रिएक्शन। वो एनी के साथ डिनर डेट पर उसकी कार से जा रहा होता है और लियांग शुरुआत में चीज़ को इग्नोर करने का सोचता है, लेकिन फिर वो इग्नोर कर नहीं पाता। वो वहाँ से गुजर रहा था तो वो जीजी को जाते हुए देख रहा था जो कि यान को कॉल लगा रही थी और यान उसका फ़ोन नहीं उठा रहा होता। वो उसके सामने से गुजरता है लेकिन वो दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं। तभी वहाँ पे लियांग जीजी को रोकता है और बोलता है कि चलो मैं तुम्हें एक सरप्राइज़ देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें एक प्लेस पर लेके जाना चाहता हूँ। जीजी सोचती है कि लड़का उसे कहाँ लेकर के जाएगा, लेकिन फिर जब लियांग उसे एक रेस्टोरेंट की तरफ लेकर के जाता है तो वो जाने के लिए रेडी हो जाती है। वो उसे अंदर रेस्टोरेंट में देखने के लिए बोलता है, जहाँ पर कि जीजी ये देख करके शॉक हो जाती है कि उसका बॉयफ्रेंड यान किसी और लड़की के साथ यहाँ पर डिनर डेट पर आया हुआ है और दोनों कुछ ज़्यादा ही क्लोज है। जीजी का दिल टूट जाता है। उसे इस बात का काफ़ी गुस्सा आता है कि अगर यान को उसे किसी और के साथ जाना ही था तो वो उससे ब्रेकअप करके जाता। इतने साल के रिलेशनशिप में चीट करने का क्या मतलब है। वो काफ़ी गुस्से में यहाँ पर कार से निकल के उधर जाने लगती है। वैसे तो वो वहाँ से इग्नोर करके उसे जाने लगती है, लेकिन लियांग उसे रोकता है और कहता है कि जो चीटिंग तुम डिजर्व नहीं करती वो तुम्हें मिला तो तुम ऐसे कैसे इग्नोर करके जा सकती हो। जीजी से कहती है तुम यही तो दिखाना चाहते थे, अब खुश हो ना तो मुझे जाने दो। लेकिन तभी वहाँ पर यान एनी के साथ आ जाता है। जीजी को सामने देख करके वो घबरा जाता है। जल्दी जल्दी एनी का हाथ छुड़ाने लगता है और वो वॉच भी कवर कर लेता है जो वॉच एनी ने उसे दिया था। वो उसे पूछ रहा होता है कि जीजी यहाँ पर लियांग के साथ क्या कर रही है। लियांग कहता है अब जब तुमने जीजी से ब्रेकअप कर लिया है उसके बाद तुम एनी के साथ रिलेशनशिप में हो तो फिर वो किसी के साथ रहे, तुम्हें इस बात से क्या फ़र्क पड़ रहा है। अब
यान को ऐसे सिचुएशन में मजबूरी में ये बात एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हाँ, उसने यहाँ पर जो है जीजी से ब्रेकअप कर लिया है। इसके बाद ये वो एनी के साथ है, क्योंकि वो एनी के साथ सिर्फ उसके पैसे और उसका जो कनेक्शंस था उस फील्ड में, उसकी वजह से था। जीजी उन्हें इग्नोर करके जा रही थी। लियांग से कहता है कि तुम ऐसे हार मान करके नहीं जा सकती, तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं तुम्हारा हेल्प कर रहा हूँ। वो उनके सामने जीजी को किस करते हुए कहता है, जीजी मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं वहाँ उसे अपने साथ डिनर करने के लिए लेकर के आया था। अभी ये देख करके यान को गुस्सा आने लगता है कि कोई उसकी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा कर रहा है। अभी ठीक 5 मिनट पहले यही बंदे ने खुद भी काम किया था, लेकिन अब ऐसा सिचुएशन देख करके वो जीजी को कुछ बोल नहीं सकता था। एने उसे कह दी कि हम यहाँ से क्लब चल रहे हैं तो साथ में चले। जीजी को जाने का मन नहीं था, यान भी इस चीज़ को रोकना चाह रहा था, लेकिन लियांग ओके कह देता है और फिर चारों यहाँ से क्लब जाते हैं। लियांग जीजी को समझाता है कि एक्स लोगों से पीछे छुड़ाना इतना आसान नहीं होता है। जब मैं तुम्हारा हेल्प करने के लिए तैयार हूँ तो हेल्प लो ना। एक चीटर के साथ क्या तुम रहना चाहती हो? तो मैं इस रियलिटी को फेस तो करना पड़ेगा। जीजी जानती थी कि उसकी मजबूरी है, तो वो भी फिर उस प्लेस पर जाने के लिए रेडी हो जाती है। वो लोग वहाँ क्लब में पहुँचते हैं, जहाँ पर कि जो एनी थी वो यान से काफ़ी क्लोज है ये दिखा रही होती है और बातों बातों में पूछने लगती है कि तुम दोनों का ब्रेकअप क्यों हुआ। यान कहते थे हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं थे। जीजी वहाँ पर रखा हुआ वाइन थोड़ा सा पीती है और वो वॉशरूम जाने के बहाने वहाँ से खिसक लेती है। बहाना करके यान भी जीजी से बात करने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है। वो उसे समझाता है कि वो बस एनी के साथ टाइम पास कर रहा है। उसे पता है कि एनी के पास कितने रिसोर्सेज है, बस 3 महीना वो दे दे। एक बार वो वहाँ पर अपना कंफर्म जॉब ले लेगा तो फिर वो एनी से सारे रिलेशन तोड़ लेगा। जीजी इस बात पर हंसने लगती है। दूसरी तरफ लियांग यहाँ पर एनी को कहता है तुम्हें अच्छे से पता है कि यान की गर्लफ्रेंड थी, फिर भी तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रही थी? तो इस बात पर एनी कहती है मैंने उसे कोई फोर्स नहीं किया मेरे साथ आने के लिए, वो खुद अपने पार्टनर को चीट करना चाहता है, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? और मैं तो खुद उसके साथ टाइम पास ही कर रही हूँ, मैं कौन सा उसे सीरियस बॉयफ्रेंड बनाने वाली हूँ। अब यहाँ पे लगता है कि दोनों काफ़ी देर से नहीं आए हैं, तो लियांग को डाउट होने लगता है कि यार ज़रूर इस जीजी को परेशान करने के लिए गया होगा, तो वो उसे देखने के लिए, उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ जीजी यहाँ पर यान को कहती है मैंने तुमसे घटिया इंसान आज तक नहीं देखा, तुम्हें यानी मिल गई थी तो तुम्हें मुझसे ब्रेकअप करके जाना चाहिए था। खैर आज से हमारे बीच कोई भी रिलेशन नहीं है। यान उसे कहता है ड्रामा मत करो, इतने साल से हम रिलेशनशिप में हैं, एक छोटी सी बात की वजह से तुम रिलेशन तोड़ नहीं सकती। जीजी कहती है छोटी सी बात, तुमने धोखा दिया है मुझे और ये तुम्हारे लिए छोटी सी बात होगी क्योंकि चीट तुम कर रहे हो। उसने यहाँ पर यान की वॉइस रिकॉर्डिंग कर ली थी और कहती है अगर तुम मेरे पीछे आए तो मैं ये वॉइस रिकॉर्डिंग एनी को दे दूँगी। एनी यान यहाँ पर जीजी को बुली करने लगता है, तभी वहाँ पर लियांग आकर के यान की पिटाई करता है और जीजी को वहाँ से लेकर के जाता है। कार में बैठ करके जीजी बहुत ही रो रही थी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि उसका दिल टूटा है, इतने साल का उसका बॉयफ्रेंड था। लियांग उसे कहता है एक चीटर के लिए रोने का कोई मतलब नहीं है। जीजी उसे कहती है अब खुश हो कि न तुम जो चाहते थे, जो दर्द मुझे देना चाहते थे, क्योंकि मैंने तुम्हारी हॉर्टफुल फीलिंग को देखी थी, वो तुम्हें मिल गया। चलो मुझे तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करना है। ऐसा कह के वो लियांग को अपने घर लेकर के चलने के लिए कहती है और वो दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह जब जीजी जगती है तो वो थोड़ा सा ड्रंक थी कल रात और ऊपर से हर्ट थी यान की वजह से, और ऐसे सिचुएशन में वो लियांग के साथ इंटीमेट हो चुकी है। ऐसे इस बात का रिग्रेट हो रहा था। जब लियांग जगता है तो जीजी उसे कहती है देखो कल रात जो हुआ उस बात को भूल जाते हैं, हम दोनों ही एडल्ट थे और इस बात को खींचने का कोई मतलब नहीं बनता है। लियांग तो जीजी से कुछ और भी इस बारे में बात करना चाह रहा था, लेकिन वो उसकी बात सुनती ही नहीं है। वो कहती है अभी अभी वो यान से रिलेशनशिप में अलग हुई है और वो किसी और पचड़े में पड़ना नहीं चाहती है। तभी जीजी को हॉस्पिटल से कॉल आने लगता है कि उसकी ग्रैंडमदर की तबीयत ठीक नहीं है और जीजी को जल्दी जल्दी हॉस्पिटल निकलना पड़ता है। लेकिन लियांग ने अब जीजी के साथ रहने का डिसाइड कर लिया था। पिछली रात उन दोनों का फर्स्ट टाइम ही था। जीजी हॉस्पिटल में पहुंचती है, अपनी ग्रैंडमदर के ट्रीटमेंट के लिए बिल्स वगैरह पे करती है। अभी यहाँ पर डॉक्टर से पूछती है कि तुम्हारी फैमिली में कोई नहीं है, इतने सालों से कोई भी तुम लोगों से मिलने के लिए नहीं आया। जीजी कहती है कि नहीं मेरी फैमिली में कोई नहीं है और वो अकेले ही सबका खर्चा चला रही है। वहाँ पर डॉक्टर नर्सेस को जीजी के लिए काफ़ी सिंपैथी था। जीजी वहाँ फ़ोन में चल रहे एक न्यूज़ एंकर को देखती है जो कि उसकी मॉम थी। उसे फ्लैशबैक में याद आता है कि उसकी मॉम ने कभी उसका हेल्प नहीं किया था और अपना करियर बनाने के लिए वो उसे छोड़ करके चली गई, तो उसे इस बात का रिग्रेट भी नहीं था। जीजी ने भी अब किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखा हुआ था।
वो अपने बॉस से, जिसको कि बच्चे को वो ट्यूशन दे रही है, कुछ मंथ का एडवांस लेने के लिए जाती है ताकि ग्रैंड मदर के ट्रीटमेंट के लिए बिल दे सके। लेकिन वो आदमी उसे छेड़ने लगता है और कहता है कि वैसे पैसे तो दे देगा, बदले में उसे उसके साथ नाइट स्पेंड करना होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसे वो मना करके जाने लगती है, तभी उस इंसान की वाइफ यहाँ पर आने लगती है। वो सारा ब्लेम यहाँ पर जीजी पे डाल देता है कि ये लड़की उसे छेड़ रही थी। जीजी जानती थी कि obvious सी बात है कि ये उसकी वाइफ है, तो वो उसी का भरोसा करेगी, तो वो बिना बोले ही वहाँ से जाने लगती है। उसकी वाइफ उससे बात करने के लिए आती है। वो उसे कुछ पैसे ऑफर करते हुए कहती है कि मुझे पता है कि मेरा हस्बैंड चीटर है, लेकिन मुझे उसके साथ रहना मजबूरी हो जा रहा है, हमारा एक बच्चा भी है, और एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि तुम्हें पैसों की ज़रूरत है तो तुम ये पैसे रखो और मेरे हस्बैंड के बाहर कोई न्यूज़ मत निकालना, क्योंकि उसकी कंपनी अभी पब्लिक होने वाली है और मैं नहीं चाहती कि उसके बारे में ऐसे बुरे न्यूज़ निकले। अब जीजी का सेल्फ रिस्पेक्ट था एक तरफ और दूसरी तरफ उसके ग्रैंड मदर के ट्रीटमेंट के लिए पैसे थे। पैसे लगते हैं लाइफ में सरवाइव करने के लिए, तो यहाँ पर पैसे चूज करने का डिसाइड करती है। जैसे ही पैसे लेने के लिए वो आगे हाथ बढ़ाती है, लियांग यहाँ पर आ जाता है और कहता है हमें तुम्हारी ये बेकार के पैसे नहीं चाहिए। और जीजी अब इस बात को लेकर के चुप नहीं रहने वाली है। ऐसा बोल करके वो जीजी को वहाँ से अपने घर लेकर के जाता है। वो उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे तो तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था। जीजी कहती है किस शक से, मैं तुमसे पैसे लेने के लिए आऊँ, हो कौन तुम मेरे। लियांग कहता है चलो ठीक है, एक डील करते हैं। एक्चुअली मेरी बीमारी की वजह से मुझे इंसोम्निया की प्रॉब्लम थी, मुझे रातों में नींद नहीं आती है, और कल रात जो मैं तुम्हारे साथ था तो काफ़ी लंबे समय बाद मुझे इतनी अच्छी नींद आई थी, तो मैं चाहता हूँ कि क्यों ना हम एक यहाँ पे स्लीपिंग पार्टनर वाला डील करें। बस तुम मुझे सुलाने का काम करोगे और बदले में मैं तुम्हें हर रात कुछ पैसे दिया करूँगा। जीजी को ये डील मानना ही पड़ता है क्योंकि वो किससे पैसे लेने के लिए जाती, और वैसे भी एक बार वो लियांग के साथ नाइट स्पेंड कर चुकी है, तो इस चीज़ से उससे और कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं था। वो लियांग के इस डील को मान लेती है। अपनी ग्रैंड मदर के ट्रीटमेंट के लिए उसे पैसे भी तो चाहिए थे। फिर जब वो हॉस्पिटल में अपनी ग्रैंड मदर से मिलने के लिए जाती है तो उसकी ग्रैंड मदर से पूछ रही थी ट्रीटमेंट के लिए तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं। जीजी कहती है कि मेरा एक फ्रेंड है जो कि एक कंपनी का बॉस भी है, उसने मुझे पैसे उधार दिए थे। मॉम, ग्रैंड मदर आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो और नर्स मिल करके ग्रैंड मदर का ख्याल रख रहे होते हैं। तभी जीजी को लियांग का मैसेज आता है उसके घर आने के लिए। अब जीजी काफ़ी शाय फील करते हुए उसके घर जाती है। दोनों साथ में बेड शेयर कर रहे थे, लेकिन लियांग को नींद नहीं आ रहा था। वो उठ के वापस से नींद का दवा खाने लगता है, तो जीजी उसे रोकती है और उसे हक करके सोने के लिए बोलती है, जिससे कि उसे नींद आ सके। वो इसी चीज़ के तो पैसे उससे ले रही होती है, और फाइनली जब लियांग यहाँ पर जीजी को हक करता है तब जा कर के उसे वापस से एक अच्छी नींद आती है। अगली सुबह लियांग काफ़ी खुश था, तो उसका फ्रेंड उसे छेड़ रहा था कि कहीं तो तुझे गर्लफ्रेंड वगैरह तो नहीं मिल गई, नहीं इतना स्माइल क्यों कर रहा है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिरकार भाई कौन ऐसी बंदी है जो हमारे लियांग का दिल जीती है। दूसरी तरफ अब एनी भी यहाँ से बोर हो चुकी थी और वो उससे रिश्ता तोड़ लेती है। वो कहती है तुम्हें क्या लगा कि मैं सच में तुम्हें लेकर के सीरियस हूँ, मैं तो बोर हो चुकी थी तुमसे और इसी वजह से मैं अब तुमसे रिश्ता तोड़ रही हूँ। ये ना तो इधर का है ना ही उधर का। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो लियांग के डैड होते हैं उसके साथ रिलेशनशिप तो ठीक नहीं थे, तो वो उस पर नज़र रखने के लिए दिमाग लगाते हैं कि कौन इंसान उसका हेल्प कर सकता है। तो उसे यहाँ पर यान के बारे में पता चलता है। यान को बुला करके वो उससे पूछते हैं कि आखिरकार वो लियांग के बारे में क्या नोटिस किया इतने दिन जो वो काम किया था। तो वो जितना कुछ जान रहा होता है सब कुछ बता देता है कि शीशा का ग्लास टूटने से उसे प्रॉब्लम होता है, ये होता है, वो होता है, वो सब कुछ उसे बताते जाता है। वो उसे कहते हैं कि अगर तुम इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन मेरे लिए लाते रहोगे तो मैं तुम्हारा ज़रूर ही हेल्प करूँगा आगे बढ़ने में करियर में। अब भला उसे चाहिए क्या था, वैसे भी वो तो लियांग से नफरत करता था क्योंकि उसने उसकी गर्लफ्रेंड छीन ली, तो वो और ज़्यादा लियांग के डैड का हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है कुछ ना कुछ सोच करके। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो जीजी के मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाता है। बाहर ले जाकर के वो उसे बहुत ही डांट लगाती है और कह रही होती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो उसे कहता है कि ऑब्वियस सी बात है कि मैं तुम्हारी मॉम से बात करने के लिए आया हूँ। जीजी उसे कहती है कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है और बेहतर होगा कि तुम ये सब कुछ मत करो। लियांग यहाँ पर जीजी के सपोर्ट में आता है और कहता है अब दिख रहा है तुम्हें कि एक्चुअल में हम दोनों रिलेशन में हैं, तो तुम हमें परेशान करने के लिए भला क्यों ही आ रहे हो।
ऐसा करके वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। और दूसरी तरफ उसकी मॉम को जब ये बात पता चलता है तो उसकी मॉम भी यहाँ पर समझ जाती है कि यान से उसका ब्रेकअप हो चुका है और वो बेवजह ही उसके पीछे पड़ा हुआ है। तो वो भी उसे डांटते हुए वहाँ से जाने के लिए कहती है और कहती है कि बेहतर होगा कि अब दोबारा मेरी बेटी को तुम परेशान मत करना। इसके बाद वो जानती थी कि लियांग ने एक्चुअल में उनके ट्रीटमेंट के लिए पैसे दिए हैं, तो वो उसका शुक्रिया अदा कर रही होती है कि तुमने तो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ही हमारा हेल्प कर दिया। अगर तुम हमारे ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं देते तो शायद यहाँ पर इस तरीके से हम कभी ठीक नहीं हो पाते। वो कहता है आंटी कोई बात नहीं, हम दोनों एक ही फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो मैंने उसका हेल्प कर दिया। अब वो समझ नहीं पाती है फ़िलहाल उसकी मॉम कि एक्चुअल में ये लड़का उन्हीं की पोती से प्यार करता है, इसी वजह से ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें तो साफ तौर से उसे दिख ही रही होती है कि किस तरीके से लियांग उसके लिए इतना सब कुछ कर रहा है। और कहीं ना कहीं अब वो उससे थोड़ा सा इंटरेस्ट भी लेने लगी थी। लियांग को जीजी के लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में पता चलता है तो वो भी उसी की तरह उससे फील करने लगता है और उसे जाकर के हक करता है। उसे लगता है कि वो दोनों एक ही तरह के हैं और फिर अब वो सीरियसली उसके साथ रिलेशनशिप में रहने का प्लान कर रहा होता है। अगले कुछ दिनों तक लियांग अपने लाइफ में आगे बढ़ रहा था, साथ ही में वो अपने ग्रैंडफादर के केस को भी इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है, जिसकी वजह से कि उसके डैड इतना फेमस हुए थे। और यहाँ पर इस तरीके से उसकी मॉम ने खुद को हर्ट कर लिया था और यहाँ इन दिनों उस पर नज़र रख रहा होता है, यहाँ तक कि वो उसकी कंपनी से, उसके ऑफिस से वो दवा भी चोरी करके पता लगवा लेता है कि वो किस चीज़ का दवा खा रहा है। लियांग को इन सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं था और वो उसके डैड को इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा था। अगले कुछ दिनों बाद एक पार्टी होती है जहाँ पर लियांग उस पार्टी में जाता है। यान वहाँ पर उसे सबक सिखाने का प्लान करता है। वो उसके ड्रिंक को टैम्पर करता है, लियांग को पीने के लिए दे देता है। उस ड्रिंक को पीने के बाद वो लियांग का मजाक उड़ाने लगता है और उसके इस सीक्रेट को रिवील करने के लिए कहता है। तो लियांग कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारे बारे में पता नहीं है? तुमने जो घटिया चाल चला है बहुत ही बेकार चला है। और फिर ऐसा कह के बस पार्टी से निकल जाता है और यान को लगने लगता है कि अब लियांग को जब ये बात पता चल चुका है तो वो उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देगा और वो ज़रूर ही कुछ ना कुछ तो बुरा करेगा। और ऊपर से यहाँ पर ऐसे सिचुएशन में तो उसका डैड भी उस लड़के का सपोर्ट नहीं करने वाला है, यान का सपोर्ट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं पता था कि लियांग जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, उनसे पंगा लेना बेकार ही है। लेकिन फिर भी वो उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला था। यहाँ पर जब सबको पता चलता है कि यान एक्चुअल में लियांग के साथ ऐसा कर रहा था, उसकी कंपनी में जाकर के ऐसी चीज़ों का चोरी वोरी किया, तो उसे कंपनी से निकाल दिया जाता है क्योंकि उसने गलती तो किया था। ऊपर से एनी आकर के कहती है कि तुम जो ये विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो। सबको बताता है कि इस तरीके से वो जीजी के साथ रिलेशनशिप में था और मुझे कह रहा था कि मैं सिंगल हूँ, और यहाँ पर वो मुझे भी धोखा दे रहा होता है और जीजी को भी धोखा दे रहा था। इसी वजह से मैंने यहाँ पर उसके साथ थोड़ा सा टाइम पास किया और उसे जाने दे दिया। ओ कम ऑन, ये विक्टिम कार्ड प्ले करना अब बंद करो। उसे जॉब से निकाल दिया जाता है। लियांग बहुत ही ड्रंक कंडीशन में ऑफिस से बाहर निकलता है। जीजू उसे संभालने के लिए आती है और उसे जल्दी जल्दी वहाँ से हॉस्पिटल लेकर के जाती है, जहाँ पर कि हॉस्पिटल में लियांग की आँख खुलती है तो डॉक्टर वहाँ पर आया हुआ था। वो बाहर जाकर के डॉक्टर से बात कर रहा था और जीजी हॉस्पिटल में सो रही होती है। डॉक्टर से बताता है कि तुम जो अपना ये ट्रीटमेंट का तरीका बदलने वाले हो वो थोड़ा रिस्की है। वैसे तुम ठीक तो हो जाओगे, चांसेस ज़्यादा है, लेकिन तुम्हारे मेंटल स्टेट पर ज़्यादा बुरा असर पड़ सकता था। ये बातें यहाँ पर जीजी सुन लेती हैं और कहती है किसी वजह से तुम कई रात गायब रहते थे क्योंकि तुम अपना ट्रीटमेंट कराने जाते थे। लियांग कहता है हाँ। वो यान के बिहेवियर के लिए उससे माफ़ी मांगती है कि उसके वजह से ये सब कुछ इसे झेलना पड़ा। लियांग कहता है हाँ, माना यान की गलती है, लेकिन उस वजह से अब मैं भी समझ चुका हूँ कि इस चीज़ को जितनी जल्दी वो क्लियर करे उतना ज़्यादा बेहतर है, वरना ये बीमारी उसकी जड़ से बढ़ जाएगी और फिर शायद वो कुछ नहीं कर पाएगा। जीजी उसे हक कर लेती है। लियांग को ऐसा लगने लगा था कि अब शायद ज़िंदगी में कोई आ गया है जो कि उसे समझ सकता है। इसके बाद वो कंपनी में अपने काम अच्छे से चल रहा होता है और अपने ग्रैंडमदर के केस को ओपन अप करवाने का प्लान कर रहा था। उसके डैड उसे धमकी भी देते हैं और कहते हैं कि वह ऐसा नहीं करेगा तो बेहतर होगा, वरना वह जीजी को नहीं छोड़ेगा। लियांग कहता है तुम्हारी भी तो दूसरी वाइफ और तुम्हारा बेटा है ना, वही काम मैं उनके साथ भी कर सकता हूँ जो तुम जीजी के साथ करने का प्लान कर रहे हो। दूसरी तरफ जीजी अपनी फ्रेंड का फैशन शो में हेल्प कर रही होती है। सब कुछ बहुत सही जाता है,
लियांग उसे मैसेज करता है कि वो जीजी को रिसीव करने के लिए आ रहा है। जीजी के बारे में ये जब उसकी फ्रेंड को पता चलता है तो बहुत ही खुश हो जाती है। और यहाँ पर लियांग उसे लेने के लिए आता है तो बहुत सारी लड़कियाँ उससे बात करने के लिए चली जाती है। लेकिन जीजी को ये फीलिंग समझ में आ गई थी कि एक्चुअल में वो लियांग को पसंद करने लगी है। और अब वो उन लड़कियों को भीड़ में आगे बढ़ती है। जहाँ लियांग उसे वहाँ से लेकर के जाता है तो सबको पता चल जाता है कि लियांग और जीजी एक्चुअल में रिलेशनशिप में है। ये बंदा जीजी को लेकर के बहुत ज़्यादा ही सिंसियर था। दैट्स वाई वो उसे ग्रैंड मदर से मिलने के लिए लेकर के जाता है, जहाँ पर कि वो कन्फेस करता है कि वो जीजी से प्यार करता है और उससे शादी करने का प्लान कर रहा है। अगर वो इजाज़त दे तो वो जीजी का हाथ मांग रहा था ग्रैंड मदर से। ग्रैंड मदर उन दोनों को शादी करने के लिए अलाउ कर देती है। जीजी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लियांग उसे ग्रैंड मदर से इसलिए मिलने के लिए लेकर के जा रहा होगा। जीजी कहती है कि शायद मेरी किस्मत खुलने वाली है, मुझे इतना प्यार करने वाला हस्बैंड मिला है। फिर अगले दिन उसका प्रोफेसर जीजी को बुलाता है और वो एक नए इंसान से, नए बिजनेसमैन से मिलाने वाला था। वो ये देख कर के शॉक्ड हो जाती है कि वो लियांग का डैड है। उसका डैड यहाँ पर जीजी को लियांग के खिलाफ भड़काने का कोशिश करता है और उससे अलग हो जाइए वो चाह रहा था। लेकिन जीजी उसे कहती है कि मुझे जो जानना होगा मैं लियांग से जान लूँगी, मुझे तुमसे जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वो जानती थी जो लियांग के डैड से उसका रिश्ता ठीक नहीं है तो हमेशा कहानी को तोड़ मरोड़ के ही बताएंगे ताकि इसमें लियांग की ही बुराई शामिल हो। इसी वजह से वो खुद लियांग से इन बातों को सुनने समझने का डिसाइड करती है। जब वो घर पर जाती है तो लियांग उसे पूछता है क्या हुआ। वो कहती है कि तुम्हारे डैड मुझसे मिलने के लिए आए थे, मैं जानना चाहती हूँ कि आखिरकार तुम्हें ट्रॉमा क्यों होता है और तुम्हें नींद की दवाओं को क्यों ज़रूरत पड़ती है। लियांग कहता है मैं सब तुम्हें बताऊंगा लेकिन फ़िलहाल नहीं, बस मैं तुमसे यही एक्सपेक्ट करूंगा कि तुम बिना कुछ सोचे समझे बस मेरा सपोर्ट करना। ऐसा करके वो कमरे में चली जाती है। लेकिन जीजी को सच जानना ज़रूरी था तो वो अगले दिन लियांग के डैड से मिलने के लिए चली जाती है, जहाँ पर कि वो अपने आप को अच्छा दिखाते हुए लियांग और उसके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर को ही बुरा दिखा रहा था कि वो लोग कंपनी में फ्रॉड कर रहे थे और मैंने उन्हें एक्सपोज कर दिया। उसकी मम इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने खुद को हर्ट कर लिया। तब तक वहाँ पर लियांग आ जाता है और वो अपने डैड पर गुस्सा करने लगता है, मना करने के बावजूद वो जीजी से क्यों मिल रहा है। फिर वो जीजी को वहाँ से लेकर के जाता है, जहाँ पर कि वह जीजी से गुस्सा कर रहा था कि उसने उसकी बात क्यों नहीं मानी। जीजी उसे कहती है मैं तुम्हें जानना चाहती हूँ, मैं गर्लफ्रेंड हूँ तुम्हारी, तुम्हारा पास तुम्हारा प्रेजेंट सब जानने का हक है मेरा। अगर मैं तुम्हें जानूंगी नहीं तो फिर मैं तुम्हें समझूंगी कैसे और फिर मैं तुम्हें ट्रीट कैसे कर पाऊँगी। तुम अंदर ही अंदर इतना मेंटली परेशान रहते हो, क्या मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं ये जान सकूँ कि मेरे बॉयफ्रेंड को क्या प्रॉब्लम है। लियांग समझ जाता है कि शायद जीजी को उसे सच्चाई बता देनी चाहिए। तो जब वो दोनों घर जाते हैं तो उसे सच बताता है कि उसके डैड गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। उसकी मॉम ने उनसे लव मैरिज किया था। आने वाले कुछ टाइम में उसके ग्रैंडफादर की राइवल कंपनी ने उन पर फेक इल्ज़ाम लगाए हुए थे। इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए खुद को फेमस करने के लिए लियांग के डैड ने उसके ही ससुर के खिलाफ इस तरीके से चाल चल दिया। वो फेमस हो गया, उसके ग्रैंडफादर की कंपनी बंद हो गई। सबको लगने लगा कि वो दोनों ने फ्रॉड किया है। इस झूठ को लियांग की मॉम बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने खुद को हर्ट कर लिया और तब से उनका उस पर प्यार से भरोसा उठ गया था। तो वो लियांग को भी यही समझाती थी कि दुनिया में प्यार मोहब्बत जैसी चीज़ नहीं है। जीजी समझती है कि लियांग बेचारा बहुत झेल रहा है तो उसे उसके लिए तरस आने लगता है और लियांग को कहती है कि कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम ये केस ज़रूर ही लड़ेंगे। फिर वो दोनों साथ में डिनर करने के लिए चले जाते हैं। उस होटल से लियांग निकल रहा होता है तो वो अपने डैड को अपने दूसरे बेटे और दूसरी बीवी के साथ उसका बर्थडे मनाते हुए देख रहा था। ये देखते उसे काफ़ी गुस्सा आने लगता है और लियांग के डैड करने से उस पर पड़ जाता है। उसके स्टेप मदर से बात करने के लिए आती है तो लियांग कहता है मेरी कोई स्टेप मदर नहीं है, मैं अनाथ हूँ, मेरे मॉम और डैड दोनों मर चुके हैं। उसके डैड गुस्से में आकर के लियांग को थप्पड़ मारते हैं। तभी जीजी यहाँ पर उनके सपोर्ट में आ जाते हैं और उन्हें डांटते हुए वहाँ से जाने के लिए कहती है। लियांग जब देखता है कि जीजी उसका इतना सपोर्ट कर रही है तो वो काफ़ी अच्छा फील करता है। घर जाकर के जब वो अपने केस के बारे में पता लगाता है तो उसके सामने जीजी की मॉम का नाम आता है जिसने कि उसके केस को रिपोर्टिंग किया था उस टाइम पर। अब लियांग को इस बंदी से तो मिलना पड़ेगा ना। जीजी को ये बात पता चलता है कि लियांग उसकी मॉम से मिलने के लिए जा रहा। नेक्स्ट डे लियांग उसकी मॉम के साथ इंटरव्यू देने के लिए जाता है। तब तक उसकी मॉम को नहीं पता था कि एक्चुअल में लियांग उसी औरत का बेटा है जिसकी वजह से कि उस लेडी की जान गई थी।
जीजी यहाँ पर लियांग की गर्लफ्रेंड बन के आती है। उसकी मोम उसे देख करके पहचानने के बाद भी इग्नोर कर देती है, जैसे कि उसे पहचानती नहीं है। और जीजी को लगने लगता है कि इतने सालों बाद वो अपनी मोम के सामने आ रही है, इसी वजह से वो उसे पहचान नहीं पाई। ये इतनी सेल्फिश थी औरत, खुद के करियर के लिए उसने अपने बच्चे तक को छोड़ दिया था। और वो तो छोड़ो, उसे इस बात का रिग्रेट भी नहीं है कि वो इतनी छोटी सी बच्ची को अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास, सास ससुर के पास छोड़ करके आ गई थी। लियांग जीजी को अपनी गर्लफ्रेंड के तौर पर इंट्रोड्यूस कराता है और फिर जीजी को वहाँ से लेकर के जाता है। वहाँ से निकलने के बाद लियांग कहता है कि मुझे भी कुछ दिन पहले ही पता चला था कि ये तुम्हारी मॉम है। जीजी कहती है, आई एम सॉरी, आई नो कि हम और मेरी मॉम कनेक्टेड नहीं, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगता है। लियांग कोई बात नहीं बोल करके अपने डैड से मिलने के लिए चले जाता है। वो उन्हें लास्ट वार्निंग देने के लिए आया था कि उन्हें अब जल्दी ही जेल जाना होगा। कहीं ना कहीं उसके डैड को पता था कि लियांग इस केस के पीछे पड़ गया है, तो जीतना तो नामुमकिन ही होने वाला है। रात में लियांग बुरे सपने देख करके जग जाता है, तो जीजी उसे काम डाउन करती है और बोलती है कि सब ठीक हो जाएगा, अब हम ये केस जल्दी ही जीतेंगे। अगले दिन लियांग अपने डैड पर केस फाइल कर देता है। पहली हियरिंग में तो उसे अपने डैड के खिलाफ ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है और उसके डैड ओवर कॉन्फिडेंट होने लगते हैं कि वो उसका शायद कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इस केस को कई साल हो गए हैं, लियांग के पास इस बात का कोई सबूत नहीं है, लेकिन इस केस पर लियांग और जीजी दोनों ही मिलकर के काम कर रहे थे। इस वजह से यहाँ पर जीजी की मॉम को भी जॉब से निकाल दिया जाता है, जब तक कि यह केस पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो जाता। और अगर वो गिल्टी नहीं पाई गई तो वो अपने जॉब पर वापस आ सकती हैं। लेकिन फ्लैशबैक में हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में ये दोनों ने मिलकर के सिचुएशन का फ़ायदा उठाया था। ये बात जीजी की मॉम को पता था, लेकिन अमीर बनने के लिए और फेमस बनने के लिए उन्होंने लियांग के डैड का हाथ थामने का और उनका हेल्प करने का डिसाइड किया था। जीजी उनसे मिलने के लिए जाती है। मुझे पता है कि इस केस में आप भी इंक्लूडेड हो, मुझे बस इस बात को उम्मीद नहीं था कि आप इस हद तक गिर जाओगी कि इस तरीके से जो है आप एक इनोसेंट फैमिली को ही पूरी बर्बाद कर दोगे। आपको खुद की फैमिली की तो पड़ी नहीं थी। बस इस बात का कोई रिग्रेट नहीं था कि उन्होंने अपनी बेटी को छोड़ करके इस तरीके से अपना करियर बनाने के लिए चले गए। दूसरी हियरिंग से उसके डैड के लिए पंगे क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं। लियांग के पास ऐसे बहुत से सबूत आ चुके थे जिस वजह से कि उसके डैड जल्दी ही जेल जाने वाले थे। फाइनली होता वही है जो होना था। लियांग के डैड को जेल हो जाता है, उसकी मोम को जॉब से निकलवा दिया जाता है और यहाँ पर इसके बाद लियांग और जीजी दोनों ही शांति और सुकून से साथ रहने लगते हैं। एंड में यान का क्या हुआ ये हमें नहीं बताया जाता है। वैसे भी होना क्या था, अब उसे जॉब से निकाल दिया गया है, तो वो किसी और कंपनी के जॉब के लिए आगे पीछे घूम रहा होगा। कहानी एक हैप्पी एंडिंग के साथ ख़त्म होती है। वैसे लियांग और जीजी के शादी का तो सीन हमें नहीं दिखाया गया था, लेकिन दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर साथ में रह रहे होते हैं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी वर्जन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग। वहाँ से निकलने के बाद लियांग कहता है कि मुझे भी कुछ दिन पहले ही पता चला था कि ये तुम्हारी मॉम है। जीजी कहती है, आई एम सॉरी, आई नो कि हम और मेरी मॉम कनेक्टेड नहीं, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगता है। लियांग कोई बात नहीं बोल करके अपने डैड से मिलने के लिए चले जाता है। वो उन्हें लास्ट वार्निंग देने के लिए आया था कि उन्हें अब जल्दी ही जेल जाना होगा। कहीं ना कहीं उसके डैड को पता था कि लियांग इस केस के पीछे पड़ गया है, तो जीतना तो नामुमकिन ही होने वाला है। रात में लियांग बुरे सपने देख करके जग जाता है, तो जीजी उसे काम डाउन करती है और बोलती है कि सब ठीक हो जाएगा, अब हम ये केस जल्दी ही जीतेंगे। अगले दिन लियांग अपने डैड पर केस फाइल कर देता है। पहली हियरिंग में तो उसे अपने डैड के खिलाफ ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है और उसके डैड ओवर कॉन्फिडेंट होने लगते हैं कि वो उसका शायद कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इस केस को कई साल हो गए हैं, लियांग के पास इस बात का कोई सबूत नहीं है, लेकिन इस केस पर लियांग और जीजी दोनों ही मिलकर के काम कर रहे थे। इस वजह से यहाँ पर जीजी की मॉम को भी जॉब से निकाल दिया जाता है, जब तक कि यह केस पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो जाता। और अगर वो गिल्टी नहीं पाई गई तो वो अपने जॉब पर वापस आ सकती हैं। लेकिन फ्लैशबैक में हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में ये दोनों ने मिलकर के सिचुएशन का फ़ायदा उठाया था। ये बात जीजी की मॉम को पता था, लेकिन अमीर बनने के लिए और फेमस बनने के लिए उन्होंने लियांग के डैड का हाथ थामने का और उनका हेल्प करने का डिसाइड किया था।
जीजी उनसे मिलने के लिए जाती है। मुझे पता है कि इस केस में आप भी इंक्लूडेड हो, मुझे बस इस बात को उम्मीद नहीं था कि आप इस हद तक गिर जाओगी कि इस तरीके से जो है आप एक इनोसेंट फैमिली को ही पूरी बर्बाद कर दोगे। आपको खुद की फैमिली की तो पड़ी नहीं थी। उसे इस बात का कोई रिग्रेट नहीं था कि उन्होंने अपनी बेटी को छोड़ करके इस तरीके से अपना करियर बनाने के लिए चले गए। दूसरी हियरिंग से उसके डैड के लिए पंगे क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं। लियांग के पास ऐसे बहुत से सबूत आ चुके थे जिस वजह से कि उसके डैड जल्दी ही जेल जाने वाले थे। फाइनली होता वही है जो होना था। लियांग के डैड को जेल हो जाता है, उसकी मोम को जॉब से निकलवा दिया जाता है और यहाँ पर इसके बाद लियांग और जीजी दोनों ही शांति और सुकून से साथ रहने लगते हैं। एंड में यान का क्या हुआ ये हमें नहीं बताया जाता है। वैसे भी होना क्या था, अब उसे जॉब से निकाल दिया गया है, तो वो किसी और कंपनी के जॉब के लिए आगे पीछे घूम रहा होगा। कहानी एक हैप्पी एंडिंग के साथ ख़त्म होती है। वैसे लियांग और जीजी के शादी का तो सीन हमें नहीं दिखाया गया था, लेकिन दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर साथ में रह रहे होते हैं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी वर्जन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।